गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी बाइट्स। आज हम पॉलिटी में दो टॉपिक्स बेसिकली करने वाले हैं। एक अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि हम लोग 130th कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो हमारे होम मिनिस्टर ने टेबल किया है उस पर डिस्कस करेंगे। एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के सिर्फ फ़ंड वाले पार्ट पे डील करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले क्लास में अपने पंचायती के जो भी बचे हैं फंड कर लेंगे, फंक्शनरीज एंड फंक्शंस बचेंगे। एंड देन कोऑपरेटिव के बारे में डील करेंगे क्योंकि न्यू कोऑपरेटिव पॉलिसी हमारी आई है 2025। ठीक है, तो ये मैंने आपको रोड मैप बता दिया। तो मेरा ऐसा है अभी कि जो भी जैसे 138 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आई है उस पर तो डिस्कस करेंगे ही, बट द पॉइंट इज़ व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको मालूम है तो 69th में ये आया हुआ है क्वेश्चन की राइट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो बेसिक भी अपने करेंगे, थोड़े करंट भी करेंगे। तो उससे क्या है कि इन केस करंट के कंटेक्स्ट में आपको कुछ नहीं मालूम देन यू कैन राइट समथिंग अबाउट द स्टैटिक। अगर आपको वो प्रोविजंस पता है तो आप लिख पाओगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो आपको मालूम है कि जो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 368 डील करता है इन द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हमारा जो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही रिजिड नहीं है, उसे फ्लेक्सिबल रखा गया है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन साउथ अफ्रीकन मॉडल। आप पढ़े होगे अगर लक्ष्मीकांत में, तो वहाँ लिखा होगा सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी विद द स्टेट रैटिफिकेशन। और जो सिंपल मेजॉरिटी से जो अमेंड हो सकता है दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, जैसे कि शेड्यूल 2 हो गया या शेड्यूल 5 हो गया या शेड्यूल 6 हो गया या विड्रॉवल ऑफ आपका क्या बोलते हैं बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट हो गया। तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमें दो जगह जिसे हम कंसिडर करते हैं अंडर आर्टिकल 368 दैट इज़ आपका स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, दैट इज़ इफ़ वी आर चेंजिंग फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, या जो इन दो कैटेगरी में नहीं फॉल करता दैट इज सिंपल मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट रैटिफिकेशन, तो सारे यहाँ आएंगे। ठीक है, तो हाउ टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। तो स्पेशल मेजॉरिटी दैट इज़ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस। अगर आपको मालूम है 545 है हमारे लोकसभा का स्ट्रेंथ, तो उसका 50% तो होना ही चाहिए नंबर ऑफ पीपल, प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जो लोग लोकसभा में प्रेजेंट है वोट कर रहे हैं उसका 2/3 भी आपको मेजॉरिटी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या होता है स्पेशल मेजॉरिटी विथ कंसेंट ऑफ द स्टेट। ये क्यों होगा? जहाँ भी फेडरल फीचर थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रहा होगा वहाँ हमें स्टेट रैटिफिकेशन लेने की ज़रूरत है। दैट इज़ मोर देन 50% ऑफ द स्टेट शुड अग्री टू दैट अमेंडमेंट। अब सोचो कि 101st अमेंडमेंट क्या था? जीएसटी था। जीएसटी समवे आपका क्या बोलते हैं इम्पैक्ट कर रहा है फेडरल फीचर्स को। कैसे? क्योंकि फाइनेंसेस जो है स्टेट का, जैसे पहले वैट आता था, सेल टैक्स आता था, दैट वाज आपका स्टेट के अंदर आता था। बट द पॉइंट इज जब जीएसटी आया तो जीएसटी कहीं ना कहीं पहले कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, फिर एसजीएसटी को देगा। तो आप समझ लो कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होगा ना वहाँ पे स्टेट कंसेंट लिया होगा। ठीक है, जब गवर्नमेंट जो है पावर में वो जब ला रही होगी तो उन्होंने कंसेंट लिया होगा। तो अब इसका प्रोविज़न क्या है आपको समझ में आ गया कि फेडरल फीचर है, जहाँ पे भी स्टेट का पावर इम्पैक्ट हो रहा है वहाँ पे हमें स्टेट रैटिफिकेशन की ज़रूरत है। दैट इज़ 50% ऑफ द मोर स्टेट शुड अग्री टू इट। ठीक है, ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं दिया हुआ कि कब अग्री करेंगे नहीं करेंगे, बस अग्रीमेंट कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, दोज प्रोविजन विच रिलेट टू फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी नीड्स द कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। देर इज नो टाइम लिमिट टू गिव द कंसेंट। ठीक है, अब जैसे प्रेसिडेंट है, पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन का भी आपको पता है कि उसका कलीजियम क्या है ना, कि कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं। लोकसभा राज्यसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, दिल्ली वाले करते हैं जो दिल्ली लेजिस्लेचर के हैं। वैसे ही एक्सटेंड टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन दैट इज अंडर आर्टिकल 73 एंड 162। ठीक है, वो भी होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर जो हम लोग चैप्टर 11 में पढ़ते हैं। अगर आप सेंटर स्टेट रिलेशन में जाएंगे तो हम लोग 3 चीज़ में डिवाइड करते हैं ना, लेजिस्लेटिव पावर जो चैप्टर 11 में है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वो भी चैप्टर 11 में है, और चैप्टर 12 में है आपका फाइनेंसेस। आई थिंक ये आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक है, आप देख लेना, एक दो मिस्टेक हो सकता है, और 256 से लेकर 265 तक है या 64 तक है, और ये 265 से लेकर आई थिंक 300 तक है। तो आपको आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल, पार्ट, चैप्टर्स, ये थोड़े
हैंडी होने चाहिए, क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे तो आपके आंसर को दूसरे से कैसे वो आप अलग करोगे। जब आप ये छोटे छोटे चीज़ हैं, जब आप बगल में लिखोगे कि हाँ ये आर्टिकल ऐसे डील करता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, जैसे मैंने लिख दिया ना चैप्टर 1 ऑफ आपका पार्ट 11, वही पार्ट 11 का चैप्टर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव से डील करता है, ठीक है। तो यू शुड बी वेल वर्स विद द आर्टिकल, चैप्टर, शेड्यूल्स, जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंस है, जैसे गवर्नर का हो गया, प्रेसिडेंट का हो गया, तो आपको मालूम होना चाहिए। इवन अगर आप सब पार्ट भी याद कर लो तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेजर प्रोविजंस क्या है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो ये लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, ठीक है, बट नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडिंग पावर ओनली इट इज़ गिवन टू द सेंटर, नॉट टू द स्टेट, ठीक है। और फिर कुड बी इंट्रोड्यूस बाय प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर। मिनिस्टर आपको पता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी कोई भी पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं उन्हें हम मिनिस्टर बोलते हैं, और जो पोर्टफोलियो होल्ड नहीं करते हैं वो प्राइवेट मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है नो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल मस्ट बी पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी। आपको पता है स्पेशल मेजॉरिटी दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल मतलब वो स्पेशल मेजॉरिटी होता है, स्पेशल मेजॉरिटी विद द स्टेट राटिफिकेशन होते हैं। नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। अब जॉइंट सिटिंग का आप हमको बता दीजिए कि आर्टिकल क्या है। आई थिंक 108 है आर्टिकल जॉइंट सिटिंग का, ठीक है। प्रेसिडेंट हैव टू गिव एसेंट नीदर विदहोल्ड नॉर रिटर्न। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ही ऐसा है जहाँ पे कि वो रिटर्न नहीं कर सकते, उसको विदहोल्ड नहीं कर सकते, उन्हें मैंडेटरीली पास करना होता है। और ये भी आई थिंक बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये पास किया, आई थिंक 44th में हो या 42nd में हो, आप ये देख लेना, ठीक है। मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये विदहोल्ड नहीं कर सकते हैं, ना ही रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको वैल्यू एडिशन कैसे करोगे, अगर आंसर में है तो आपको लिखना होगा एक साइड में ना कि इंपॉर्टेंट मेजर केसेस क्या डील करता है। इट इज़ अ पॉलिटी के स्तंभ क्या क्या होते हैं, आर्टिकल, शेड्यूल्स जो भी है आपके। अब पॉलिटी का आंसर लिख रहे हो आप, ठीक है, तो उसका सबसे पहला तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही है, आप आर्टिकल लिखोगे, शेड्यूल लिखोगे। दूसरा होगा केसेस, अगर केसेस इंपॉर्टेंट है, जैसे हम इसमें पूरे केशव नंदा भारती केस है, उसमें क्या उभर के आया था, हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वो क्या बोलता है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके आते हैं थिंकर्स का, जैसे कि कोई ग्रैंडमैन ऑस्टिन बोल दिया, ठीक है, वैसे ही हम लोग कुछ कुछ थिंकर्स को भी लिखेंगे, केसी वीआर बोल दिया कुछ, ठीक है, तो वैसे थिंकर्स को भी हम लोग कोट कर सकते हैं। या जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो मॉन्टेस्क्यू की बात करते हैं, तो वो बाद में आते हैं थिंकर्स। तो ये जो आपके आंसर्स को काफ़ी क्वालिटी एनरिच बनाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि चलो ठीक है, अमेंडमेंट तो हो गया, बट उसकी एनालिसिस भी तो ज़रूरी है, बिकॉज मेंस में ऐसे नहीं है कि वो डायरेक्ट प्रोविजन पूछते हैं, एंड इवन सिर्फ प्रोविजंस भी पूछते हैं ना, तो आई वुड सजेस्ट राइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्योंकि अगर 7-8 मार्कर्स में है तो आपका आंसर होल एंड सोल कैसे होगा कि आप प्रोविजन लिख दो, नेगेटिव पॉजिटिव लिख दो, वे फॉरवर्ड है तो वे फॉरवर्ड लिख दो, या कंक्लूजन है तो कंक्लूजन लिख दो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है हमारा, उसका पॉजिटिव क्या है एंड उसका नेगेटिव क्या है। तो पॉजिटिव जो है वो सुई जेनरस है। सुई जेनरस इज अ पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटी में जनरली यूज़ होता है, जैसे मैग्ना कार्टा हम लोग यूज़ करते हैं, वैसे सुई जेनरस होता है कि जो इंडिया के नीड्स के हिसाब से लिया गया। सुई जेनरस मतलब यूनिक इन इटसेल्फ, ठीक है, एंड मीट द डिमांड ऑफ द इवॉल्विंग सोसाइटी। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया तभी तो हमारी प्राइवेसी जो है आपका एक फंडामेंटल राइट बन पाई है, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड ही हो सकता, ठीक है, प्राइवेसी बन गया, फिर हम उससे डेटा प्राइवेसी है, या जीएसटी आया, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इवॉल्विंग सोसाइटी है, या डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड जो हुआ, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्विंग सोसाइटी को डिमांड को मीट करने के लिए बनाया गया, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं बनाया गया। क्या बोलते हैं DY चंद्रचूड़, मैंने बोला थिंकर्स, या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस भी होते हैं वो भी थिंकर्स में ही आएंगे। DY चंद्रचूड़ क्या बोलते हैं, बीकन ऑफ होप एंड गाइडिंग लाइट है, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। नीदर एज रिजिड एज USA नॉर एज फ्लेक्सिबल एज ब्रिटेन। तो US का आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत कम बार चेंज हुआ है, हमारा तो 100, आप देख लो, ये तो 138 बिल ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। US में आई डोंट नो, बट इट इज़ लेस देन, मतलब 2 डिजिट में भी नहीं गया है उनका, इतना कम अमेंडमेंट है। एंड UK का आपको पता है क्योंकि इट इज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बोला जाता है कि वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है उनका, ठीक है। BR अम्बेडकर का क्या कहना है इसमें, कहते हैं रिफ्रेन फ्रॉम पुटिंग सील ऑन फाइनलिटी एंड इनफैलिबिलिटी अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन।
क्योंकि क्या है ना कि वो सील ऑफ फाइनलिटी अगर कर देने से क्या होगा कि जो इंडिया आपकी 1947 में थी, क्या वही इंडिया आज 2025 में है या 2050 में रहेगी? नहीं। इस वजह से B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि हम लोग इस पे सील ऑफ फाइनलिटी नहीं लगा रहे, और ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन इनफैलिएबल है, इसको कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता है, क्योंकि नीड्स है, डिमांड्स हैं, इसीलिए हम लोग इसको इनफैलिएबल नहीं बना रहे हैं। ठीक है। नेगेटिव क्या क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट। देखो यूएस जो है ना काफ़ी फेडरल स्टेट है, मतलब अगर फेडरलिज्म हम लोगों का क्या है ना कि क्वासी फेडरलिज्म है, यूएसए का काफ़ी फेडरल फीचर्स है, तो उसमें क्या है ना स्टेट्स जो है, ठीक है, अब तो वो क्या है ना वो भी इनिशिएट कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल में अगर अमेंडमेंट चाहिए तो वो भी इनिशिएट कर सकते हैं, एंड उसे भी कंसिडर किया जाता है। इंडिया में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। टू फ्लेक्सिबल, दैट्स वाई 100 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। कोई थिंकर्स जो कहते हैं वो कहते हैं कि इट इज़ टू फ्लेक्सिबल, इसीलिए तो अभी तक इंडिया का 100 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकते हैं। अगर इसका एकदम एग्जांपल देखें तो अगर कोई मतलब जैसे कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी आई थी, ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे अमेंडमेंट ला दी थी कि नहीं फिर उसके बाद जनता पार्टी आई 44th अमेंडमेंट में, तो जो इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट किया उसे हटा के फिर उसने अपने कर दिया। तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जो कि कभी कभी मतलब उसकी जो आउटपुट है वो सही नहीं होती है। नो स्पेशल बॉडी ऑफ एक्सपर्टीज़ एज इन यूएसए। अब देखो, अब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल है तो अब कोई कॉन्स्टिट्यूशन के लर्नर्ड है, हम और आप या जो भी जनरल जो लेजिस्लेचर है वहाँ पास करते हैं, आपका क्या बोलते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, वो कोई एक्सपर्ट तो होते नहीं है, वो तो एक सिंपली डेमोक्रेटिक सेटअप में चुन के अपने लोगों के बीच से आए हैं। तो क्या उनके पास वो एक्सपर्टीज़ है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में पास कर सकते हैं? तो एक बॉडी होनी चाहिए जो एक्सपर्ट की होनी चाहिए कि हाँ अगर हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं तो क्या नीड है, क्या डेटा है, क्या बैकिंग है, क्या वो पॉलिटिकल गुरु हैं कि जो बता सकते हैं कि हाँ अगर ऐसे पॉलिसी हम बनाएंगे या ऐसा हम एक्ट लाएंगे या स्टैट्यूटरी लॉज या लाएंगे तो वो कैसे हमारी सोसाइटी को इवॉल्व करेगी। तो वो एक्सपर्टीज़ नहीं होते हैं, इसीलिए तो अब देखो अब 101 जीएसटी अब पता नहीं, लेकिन ये पॉजिटिव भी है ये नेगेटिव भी है। अभी भी इसका थोड़ा रैमिफिकेशन हमारे मतलब क्या बोलते हैं फिनेंसेस पे, स्टेट फिनेंसेस पे काफ़ी पड़ रहा है। तो ठीक है, तो अगर ये वेल थॉट होता तो ये अच्छे से एग्जीक्यूट होता, वो एक्सपर्ट बॉडी रहती, वो उसका प्रोस जानते कॉन्स जानते, फिर वे करते कि वेदर इट इज़ मतलब ज़्यादा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो सारी चीज़ें हर्डल नहीं होती। ठीक है, इस वजह से कोई एक्सपर्ट बॉडी होनी चाहिए। लेकिन कोई भी है जैसे KCVR बोलते हैं, अगर कंक्लूजन में लिखना है, ये तो एनालिसिस होगी कि पॉजिटिव नेगेटिव। देखो कुछ भी चीज़ है, कोई भी लॉ है, उसकी पॉजिटिव या लूप होल्स तो होती ही है, क्योंकि जो सोसाइटी होती है वो सोसाइटी इन इटसेल्फ इज़ नॉट परफेक्ट। इसीलिए कोई भी लॉ या कोई भी स्टैट्यूटरी लॉ जो भी आती है या कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे फुल फ्लेजेडली इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑन द ग्राउंड लेवल बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसीलिए उसके पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अब इसे कंक्लूड कैसे करेंगे भाई? कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बहुत बढ़िया माना जाता है और इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो इसीलिए KCVR ने कहा था स्ट्राइक गुड बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। आप लिख देंगे दो इट हैज़ सम नेगेटिव पॉइंट्स बट इट क्या बोलते हैं इट इज़ guiding the largest democracy of the world, as said by KCVR that it strikes a good balance between flexibility and rigidity. ठीक है, फिर ये भी कह सकते हैं कि दो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्टेन लूप होल्स बट स्टिल इट इज़ गाइडिंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी of the world, as said by Granville Austin that the amending process has proved itself to one of the most ably conceived aspect of the constitution. वो कहते हैं कि constitutional amendment जो provision है हमारा, वो एक striking feature है, वही जो है आपको इसको महान बनाता है हमारे constitution को। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक एनालिसिस ऑफ आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं रीसेंट करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में क्या हुआ है कि ये 138 अमेंडमेंट बिल जो है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने टेबल किया है, और अभी ये जो बिल है ना ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गई हुई है फॉर रीडिंग एंड मोर प्रॉपर एनालिसिस। तो आप समझो कि 138 बिल में क्या है। तो जनरली क्या है ना कि आप देख रहे होगे, अगर ADR का रिपोर्ट है, ADR है आपका एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, तो ये एक NGO है जो रीड करती है जो पॉलिटिकल सिनेरियो को। तो ये कहती है कि हमारी 46% ऑफ द जो नेता हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। ठीक है, और ये दिन पे दिन जो है ना ग्राफ हमेशा बढ़ते ही जा रही है। ठीक है, अगर आपको लिखना है, मैं कहती हूँ कि जब भी एक आप आंसर लिखो तो कुछ माइक्रो डायग्राम होते हैं और कुछ मैक्रो होते हैं। मैक्रो होते हैं जहाँ आप बड़ा एरिया लेके बना रहे हो, ठीक है,
बड़ा एरिया लेके बना रहे हो, जैसे कि एक पेज है तो पेज का आधा ले रहे हो या 1/4 ले रहे हो। लेकिन माइक्रो डायग्राम जो है ना, अगर आपको सिंपली दिखाना है कि रीसेंट स्टडी ऑफ ADR हैज शोन दैट कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आपका बढ़ गया है, तो आप सिंपली ये दिखा सकते हो ना कि एक ग्राफ दिखा दो, तो अब देखोगे कि 2019 में जो था वो हमारा 42% था, और अब क्या है 2024 में अब ये 46% हो गया है। सिंपल ये ग्राफ बना दोगे तो ये हो गया माइक्रो डायग्राम। मतलब माइक्रो डायग्राम कैसे होगा, ये फॉर्म है, हम यहाँ पे छोटा सा बनाए हैं और इसको बना के यहाँ पे लिख दे, दैट इज़ माइक्रो डायग्राम। तो माइक्रो डायग्राम भी बनाना सीखें आप, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, आपको भी पता है कि बहुत सारे जो बाहुबली है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो बिल सीक्स टू उसी के लिए जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लिए है, तो उसी के लिए इन्होंने लाया है कि भाई कोई भी मिनिस्टर हो, CM हो, PM हो, जो आपका क्या बोलते हैं कस्टडी में है फॉर 30 कॉन्जिक्यूटिव डे। देखिए कॉन्जिक्यूटिव डे इंपॉर्टेंट है, वैसा नहीं कि आप 15 दिन के लिए गए फिर बाहर आ गए, फिर 15 दिन के लिए फिर बाहर आ गए, तो ऐसा नहीं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार अब 30 दिनों के लिए अगर अंदर है ऑफ द सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। आपको पता है सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस जिनकी अवधि जो है, मतलब अगर उसमें फंसे हो तो आपको 5 साल से अधिक सजा होगी, उसे हम सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस, मर्डर आ जाता है, रेप आ जाता है, या पॉस्को एक्ट है, मतलब अगर चाइल्ड वगैरह का आप अब्यूज़ में इन्वॉल्व हो, तो वो सारी चीज़ें होते हैं सीरियस क्राइम में। और एक इंटरेस्टिंग डेटा ADR की ये भी है कि अगर 46% क्रिमिनल बैकग्राउंड के है, उसमें से 29% जो है ना सीरियस एंड हीनियस क्राइम जो है, एब्डक्शन, मर्डर के केस में फंसे हुए हैं, मतलब उन पे चार्जेस हैं, ठीक है। तो ये चार्जेस की बात नहीं करता कि कस्टडी में लिया गया है 30 दिन के लिए कंटिन्यूअसली, तब उस CM या PM को हटा देना है, ठीक है। अब की प्रोविजंस क्या क्या है, अब ये इसका देख लीजिए कि प्रोविजन क्या है। बिल विल अमेंड आर्टिकल 65, आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है एट द लोकसभा लेवल, एंड 164 है आपका स्टेट लेवल पे, एंड 239A ये दिल्ली के लिए है, ठीक है। दिल्ली का भी CM तो होता है ना, इसके साथ साथ और 3 भी आ रहे हैं, आई थिंक एक जम्मू एंड कश्मीर का, तो ये मेन कोर है इसका, ठीक है। फॉर यूनियन मिनिस्टर, अब यूनियन मिनिस्टर क्या हो गया, अमित शाह हमारे यूनियन मिनिस्टर हो गए, राजनाथ सिंह जो डिफेंस पोर्टफोलियो होल्ड किए वो यूनियन मिनिस्टर हो गए। तो प्रेसिडेंट मस्ट रिमूव ऑन एडवाइस ऑफ PM टेंडरिंग ऑन द 31st डे और ऑटोमेटिकली। देखिए अब इसमें समझाते हैं कि कंटिन्यूअसली 30 दिन तक हो गया है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, ऑन एडवाइस ऑफ PM उनको एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि आप ना इनको रिमूव कर दीजिए। अगर 30 दिन हो गया है और 31st डे को PM एडवाइस करेंगे, एंड प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकाल देंगे कि हाँ इन्हें मतलब सस्पेंड कर दिया चाहिए या आपको रिमूव कर देना चाहिए। हाँ सॉरी, सस्पेंड नहीं है, रिमूव कर देना चाहिए। या तो इफ़ प्राइम मिनिस्टर फेल्स टू टेंडर एडवाइस, देन 31st डे को जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो भी यूनियन मिनिस्टर है वो अपने पोस्ट से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फॉर स्टेट मिनिस्टर भी ऐसे ही है, यहाँ प्रेसिडेंट है, यहाँ गवर्नर हो जाएगा। फॉर CM एंड PM, अब CM एंड PM के लिए क्या है कि ये खुद से, अब ये तो एडवाइस दे रहे थे मिनिस्टर के लिए, लेकिन अब अगर ये खुद से रेजिग्नेशन नहीं देते हैं ऑन 31st डे, इफ़ ही फेल्स तो ऑटोमेटिकली सीज टू होल्ड द ऑफिस। अगर आप अपना रेजिग्नेशन जो है या प्रेसिडेंट को नहीं दिए या गवर्नर को नहीं दिए CM या PM, तो ऑन 31st डे ही विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, PM नहीं रहेंगे। सपोजिटली एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, जो हमारे अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उन पे कुछ चार्जेस लग गया और उन्हें 30 दिन तक के लिए होल्ड कर दिया गया, तो 31st डे या तो वो खुद रेजिग्नेशन देंगे, किसको देंगे, जो अभी हमारे प्रेसिडेंट हैं, फिर या तो वो ऑटोमेटिकली PM के पद से हट जाएंगे, ठीक है। एंड सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ है नो बार ऑन रीअपॉइंटमेंट, कि इन केस अगर वो मुक्त हो गया, अगर उन पे साबित नहीं हुआ, तो उनको फिर से PM या CM री-इंस्टेट किया जा सकता है। तो आप एक चीज़ देखो क्या हुआ था ना, ये केस कैसे आया, ये बिल कैसे आया, तो आपको पता होगा कि एक DMK के लीडर है V सेंथिल बालाजी, ठीक है, और उस समय RN रवि जो थे वहाँ के गवर्नर थे। तो V सेंथिल को क्या किया था ना, मतलब RN जो रवि थे, जो गवर्नर थे, वो उन्हें हटा दिए थे अपने पोस्ट से, ठीक है, क्योंकि इन पे कुछ सीरियस चार्जेस लगे थे। फिर क्या हुआ, जो DMK गवर्नमेंट है ना, फिर से बिल मतलब उन्हें री-इंस्टेट कर देती है। इनके पास चार्जेस भी थे, इन्हें होल्ड भी किया गया था, RN रवि इन्हें हटाएं तो DMK ने इन्हें फिर से री-इंस्टेट कर दिया गया। इसीलिए ये वाला बैकग्राउंड की वजह से ये बिल को लाया गया था। अब कोई बिल आया है या कोई एक्ट आने वाला है, तो उसकी कुछ पॉजिटिव्स होंगे, कुछ नेगेटिव्स होंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या क्या है, देखिए हमारे गुड गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की हम बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अडर करती है, लॉ मेकर शुड नॉट बी लॉ ब्रेकर,
ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कोट कर सकते हैं एडीआर रिपोर्ट जो है, कैरेक्टर बियॉन्ड सस्पिशन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मस्ट राइज अबव पॉलिटिक्स टू एक्ट इन द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक के वेलफेयर में हम बात करें, एंड जो पॉलिटिशियन हैं उन लोगों को ऊपर उठना होगा, मेयर पावर जो होल्ड करते हैं उससे। तो इसीलिए एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है। फिर उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल गैप है, लीगल गैप है, अब देख लो आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ऐसा कुछ भी कोई भी नहीं कहा गया है। अगर आपको मालूम होगा जो लालू यादव है लिली थॉमस केस में, वो क्या हुआ था कि उन पे करप्शन का चार्जेस था, तो वो फिर भी होल्ड कर रहे थे पार्टी। तो फिर जब ये लिली वर्सेस थॉमस केस आया था, मतलब उन्हें तो कॉन्विक्ट भी कर दिया गया था, तो भी वो होल्ड कर रहे थे। तो वही बोला था ना कि जब कॉन्विक्शन हो जाए तो छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो गैप है या लीगल गैप है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, नो एक्सप्लिसिट रिमूवल प्रोविजन नहीं था, इसीलिए ये लाना बहुत ज़रूरी था। ये रिड्यूस करेगा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ऑब्वियसली, क्योंकि आप अगर कॉन्जिक्यूटिवली 30 डेज़ के लिए आप जा रहे हैं जेल के अंदर या आप जा रहे हैं, तो आप हट जाएंगे, अपने आप पोस्ट से हट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ठेल के हटाने की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्ट्रिन ऑफ फेयरनेस भी है। हम क्यों बोल रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फेयरनेस है? देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जैसे हमें है, तो हमें अगर कुछ चार्जेस लगता है ना, तो हम लोग सस्पेंड हो जाते हैं विदिन 48 आवर्स। अगर कोई करप्शन वाले में या ब्राइब लेते पकड़ा गया, वो तुरंत इमीडिएटली विद इमीडिएट इफेक्ट सस्पेंड हो जाता है। तो वाई दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू आवर पॉलिटिशियन, जो कि एक मेजर पोस्ट है, दे आर मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फेयरनेस, देखिए जब भी पॉलिटी का आंसर लिखे ना, तो डॉक्ट्रिन ऑफ फेयरनेस, ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, जब हम लोग वहाँ पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, पंचायती राज है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज़ है, जो कि यूज़ करने से आपके आंसर्स को बेटर बनाएगी। ऐसा नहीं बोल रहे कि अगर आप नहीं यूज़ कर पा रहे हो, बट चूंकि ये पॉलिटी का आंसर है तो आने चाहिए थोड़े से वो टर्म्स। सीयू जेनरिस होता है, मैग्ना कार्टा होता है, तो ये सारे वर्ड्स आप यूज़ करने की कोशिश करें अपने आंसर में, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ फेयरनेस से अडर करता है स्ट्रेंथन एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। अब आप तो बन गए हो मिनिस्टर, ठीक है, आप बन गए हो, लेकिन आप पे करप्शन चार्जेस है तो आपको छोड़ना पड़ेगा पता। तो एक कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी है कि भाई आप जो भी पोस्ट होल्ड कर रहे हो ना, उसके लिए अकाउंटेबल है आप। ऐसा नहीं कि कुछ भी करप्शन कर लोगे और आप बच जाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है मिनिस्टर पे। बट सबसे ज़्यादा तो इस पर नेगेटिव भी है, ठीक है। रिस्क ऑफ पॉलिटिकल मिसयूज़ हो सकता है। अब सपोजिटली सेंटर में कोई और पार्टी है, कोई ABC पार्टी है, और स्टेट में कोई XYZ पार्टी है, तो वो झूठ मूठ का तो कॉन्जिक्यूटिव डे पे कोई भी नेता क्लीन नहीं है, आपको भी मालूम है। तो इट कुड बी वेपनाइज्ड, है ना, ऐसे टूल टू डिस्टेबलाइज ऑपोजिशन रूल स्टेट है, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ केस में आप फंसे होगे, क्योंकि एक कोई भी नॉर्मल CM हो, उस पर कुछ ना कुछ केस चल ही रहा होगा। तो आप उसको 30 दिन के लिए विदहोल्ड कर लोगे कॉन्जिक्यूटिव अपने अंदर, और फिर उसको रिमूव कर दोगे। बाद में वो कॉन्विक्शन होते रहेगा, क्या बोलते हैं, कॉन्विक्ट हुआ नहीं है अभी, उस पर चार्जेस लगे हैं और उसको डिटेंशन में रख लिया या आपका 30 दिन के लिए, वो तो अपने पोस्ट से हट ही जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल मिसयूज़ का एक वेपन हो सकता है। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट कंसर्न ऑफ दिस 130th बिल। वेपनाइजेशन ऑफ सेंट्रल एजेंसी लाइक ED एंड CBI। आपको मालूम है कि अगर कोई सेंट्रल लेवल पे है और उसके पास एब्सोल्यूट पावर है या मेजॉरिटी में है, ठीक है, तो वो अपने एजेंसी CBI या ED कोई भी है वो उसे यूज़ कर सकता है। दैट डजेंट मैटर कि कौन पावर में है। आपको मालूम है कि अगर कोई सेंटर में पावर में है तो ऑब्वियसली इफ़ दे वांट दे कैन मैनिपुलेट सेंट्रल एजेंसी लाइक ED एंड CBI का छापा मरवा सकते हैं, और जनरली ऑपोजिशन रूल्ड पार्टी का जो स्टेट है वहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है गोज अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस होता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। देखिए थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या होता है ना, कि उसको बोलने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है, उसको नॉट इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब उसको गिल्टी नहीं विदहोल्ड करना चाहिए। एंड लास्टली अगर गिल्टी हो भी गया तो उसे रिफॉर्म होने का भी मौका देना चाहिए। दैट इज़ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट में जाता है, क्योंकि वो इनोसेंट, उस पर तो अभी चार्जेस लगी है और उसको उस बेसिस पे डिटेन किया गया है, अभी तो उस पर वो कॉन्विक्ट नहीं हुआ है, तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में जाता है। दैट इज़ थ्योरी ऑफ जस्टिस। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ फेयरनेस उधर पॉजिटिव में, और थ्योरी ऑफ जस्टिस हम लोग ने पढ़ा नेगेटिव में, ठीक है। लिली थॉमस केस में डिस्क्वालिफिकेशन बिगिंस ओनली अपॉन कन्विक्शन, नॉट अपॉन अरेस्ट या डिटेंशन, ठीक है। ये लिली थॉमस केस में
बोला गया था, हम क्या बोले थे कि जब जो लालू जी थे जो फॉर्डर स्कैम में थे, तो वो क्या थे ना, कन्विक्ट होने के बाद भी पोस्ट होल्ड कर रहे थे। तब जाके ये लिली थॉमस केस में 2004 में ये कहा गया कि अगर आप कन्विक्टेड हो 2 साल से ज़्यादा तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो दैट इज़ द थिंग। रिवॉल्विंग डोर प्रॉब्लम, अब देखिए रिवॉल्विंग डोर प्रॉब्लम वही है ना जो रीअपॉइंटमेंट है, ठीक है। अब क्या है कि अब 30 दिन के लिए अंदर रिमूव हो गए, फिर पता लगा कि अरे 30 दिन के बाद छूट गए, अभी चार्जेस चल रहा है, केसेस चल रहा है आपका, फिर से आपको रीइंस्टेट कर दिया जाएगा। तो इससे तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं ना। अगर बाद में चल के चलो ठीक है वो कॉन्विक्ट भी हो गया और उसको 1 साल से कम है, हमारा लॉ तो कहता है 2 साल से ज़्यादा का ना, तो वो फिर से रीअपॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ रिवॉल्विंग डोर। तो आप समझ रहे हो इसको पॉलिटिकल कैसे मिसयूज़ हो सकता है कि भाई हम तुमको अंदर डाल रहे हैं, तू मेरे हिसाब से काम कर, ठीक है। मतलब आपको लेमैन टर्म में मैं समझा रही हूँ कि तू मेरे हिसाब से काम कर, नहीं करेगा तो मैं तुम्हें डाल दूंगी। तो वो क्या करेगा, जो सेंट्रल में ABC जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करेगी, ऑपोजिशन रूल पार्टी को वो हटा देगी, 30 दिन के लिए उसको अपने डिटेंशन में ले लेगी, वो हट गया, ठीक है। फिर छोड़ देगी, छोड़ के अगर वो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे मान गया तो फिर उसको रीअपॉइंट कर देगी। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ रिवॉल्विंग डोर प्रॉब्लम। एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन, अब एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन क्यों है भाई, CM या PM एडवाइस रेंडर कर रहा है गवर्नर या प्रेसिडेंट को, दैट इज़ ऑल्सो डेंजरस। कि अगर कोई जैसे विप की हम लोग डिसएडवांटेज बोलते हैं कि भाई जब विप जो होता है एक पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो आप पे एंटी डिफेक्शन लग जाता है। सिमिलर केस ऐसे ही हो रहा है कि एक जो आता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग पीपल नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। तो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि सपोजिटली कोई मिनिस्टर है, अब वो थोड़ा ज़्यादा ईमानदार है और वो पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो उसके लिए भी ये यूज़ हो सकता है। एंड PM एंड CM वो एग्जीक्यूटिव पावर दे रहे हैं। पहले क्या होता था, आप समझो कि इमरजेंसी प्रोविजन क्या था कि पहले प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते थे और इमरजेंसी लग गया, इंदिरा गांधी ने इसी लूप होल का किया था कि प्रेसिडेंट को बोला, फिर उसके बाद हमारा आया ना कि रेंडर होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो ये भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है और सिंगल मैन PM या CM के पास है, तो ये भी एक आपका डिसएडवांटेज है। मैनी कॉजेज लॉग जैम इन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, अब हो सकता है कि भाई बहुत से ज़्यादा मिनिस्टर ऐसे हों कि जो अंदर चले जाएं या अपने पोस्ट से रिमूव हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो हमारी पार्लियामेंट की एफिशिएंसी है, ऐसे भी अगर हम रिपोर्ट अभी रीसेंट पढ़े तो हमारी पार्लियामेंट की सिटिंग जो है ना बहुत लो से लो होते जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी आउटपुट ऑफ आर पार्लियामेंट को हैम्पर करेगी, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए लॉ कमीशन रिकमेंड की थी ना कि जो 5 ईयर से ज़्यादा शुड बी मेड एडिशनल ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर RPA एक्ट 1951। लॉ कमीशन जो है हमेशा से बोलते आया है कि भाई जो आपका 5 साल से ज़्यादा है उसको परमानेंटली बैन ही कर दो। एक तो 2 साल का कॉन्विक्शन है वो 6 साल का आप पे बैन लगता है, लेकिन जहाँ पे 5 साल से ज़्यादा अधिक कॉन्विक्ट हो चुका है उसे हटा ही दो। डिस्क्वालिफिकेशन का एक ग्राउंड होना चाहिए। फास्ट ट्रैक क्रिमिनल केसेस है, अब आपको मालूम है कि अगर वुमेन रिलेटेड कोई केस होता है या चाइल्ड रिलेटेड केस हो तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लगाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी जस्टिस हम लोग डिस्पेंस कर सकें। वैसे ही नेताओं के साथ भी होना चाहिए कि जो भी चार्जेस है उन पे, जो भी मिनिस्टर्स पे लगे हैं या जो भी नेताओं पे लगे हैं वो जल्दी से हो जाए और पता लगे कि वेदर ही इज़ क्लीन या नॉट क्लीन। क्योंकि क्या है ना कि ये सालों साल चलते रहता है। तो इससे क्या होता है कि वो मिनिस्टर अगर सपोजिटली अगर वो है कॉन्विक्ट तो वो सालों साल तक उस पोस्ट पे बना रहता है, ठीक है। तो दैट इज़ द क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द पॉलिटिशियन या मिनिस्टर। इंटरिम सस्पेंशन होना चाहिए रादर देन रिमूवल। जैसे कि कोई भी है, अब अगर आप 30 दिन के लिए डिटेंशन में चले गए तो आपको पोस्ट ही छोड़ना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ टू हार्श, आपको सस्पेंड कर दे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी फोकस ऑन इंटीग्रिटी रादर देन विनेबिलिटी। अब तो ये हो गई थोड़ा मॉरल हाई ग्राउंड लाने का, लेकिन आपको आंसर्स में लिखना है कि दे शुड फोकस ऑन इंटीग्रिटी रादर देन विनेबिलिटी। लेकिन आपको पता है कि आजकल वही नेता जाते हैं जिनकी विनेबिलिटी, मसल पावर एंड विनेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर अब हम लिखेंगे कि बिल पैराडिम शिफ्ट टुवर्ड्स द ग्रेटर कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि हाँ ये जो बिल है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस की बात करता है। हाउएवर द ट्रू टेस्ट ऑफ दिस रिफॉर्म विल लाई इन द सेफगार्डिंग देम फ्रॉम पॉलिटिकल मिसयूज, देयर बाय बैलेंसिंग द आइडियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये बिल जो है ये काफ़ी सही है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और एथिकल गवर्नेंस के साथ है। बट ट्रू ट्रस्ट तभी होगी जब इसका कोई पॉलिटिकल मिसयूज़ नहीं होगा और देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज़ जो भी मॉरल्स है, लॉज है, उसे फॉलो करती है, एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जो पर्सन है, मिनिस्टर है, CM है, PM है, उनको भी एक प्रॉपर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया आपका 138 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम PRI डील करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। टिल देन